हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज आपका फिर से स्वागत है मेरी मैथ की ऑनलाइन क्लास मैथ करो पर। दोस्तों कक्षा 10 के मैथ के जो भी फॉर्मूले हैं पूरी बुक में चैप्टर 1 से लेकर 15 तक उन सभी सूत्रों के बारे में हम बात करेंगे, इसलिए आप ध्यान से देखना। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से आपके पास कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही सहायक होगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखना कंप्लीट लास्ट तक, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे मैथ करो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को इसको लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपको ये वीडियो कैसी लगती है, और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी कर देना जिससे वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए दोस्तों, समय ज़्यादा न लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए प्रश्नावली फर्स्ट है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इनको बताने से पहले मैं आपको कुछ परिभाषाएं बता देता हूँ। देखिए वास्तविक संख्याएं क्या है। फर्स्ट टॉपिक उठता है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं से क्या मतलब है कि वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या, ठीक है, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम प्राकृत संख्या की बात कर लेते हैं कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है। प्राकृत संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती, ठीक है, ये याद रखना कि 0 से स्टार्ट नहीं होती। इसलिए काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, तो ये नहीं होती। कहाँ से स्टार्ट होती है इसको कट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से अनंत तक, ठीक है। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। दूसरा टॉपिक आता है कि पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक कौन सी होती हैं, पूर्णांक होती हैं जिनमें माइनस की भी, ये पूर्ण संख्याओं में अगर माइनस की संख्याओं को भी रख लिया जाए तो वो क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये होंगे पूर्णांक। चौथा पॉइंट आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी होती है, तो परिमेय संख्या होती है जो p/q के रूप की होती है और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर p और q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है। पांचवा पॉइंट आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है कि जो एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो और उसका क्या निकाला जाए, वर्गमूल निकाला जाए, तो वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो ये होता है 3/5 -1/2 -9/11। तो ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या √3 √2 √5 पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाए तो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। फिर पॉइंट आता है कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या, तो सम संख्या आप लोग सभी जानते हैं जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, वो सम संख्या। जैसे 0 2 4 6 8 इस तरीके से, ठीक है। सातवां पॉइंट आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या को भी आप जानते हैं जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से। फिर आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए, किसी अन्य
संख्या का भी भाग चला जाए वो क्या होती है, भाज्य संख्या। मतलब एक का जाए और स्वयं का भी जाए और उसके अलावा किसी अन्य का भी भाग चला जाए तो क्या होगी, वो भाज्य संख्या होगी। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 इस तरीके से। ठीक है, फिर पॉइंट आता है अगला, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये सभी फॉर्मूले में है, प्रश्नावली 1 में है। ठीक है, ये वैसे ही नहीं है, तो इसको ध्यान से देखना। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं का ही विभाजन हो। यह कहने का मतलब है जिसका गुणनखंड एक और स्वयं संख्या हो। जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरीके से। तो ये ऐसे नंबर है जिसमें खुद का ही डिवाइडेशन होता है और एक का होता है। ठीक है, अब बात आती है कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, क्योंकि यहाँ भी नहीं आया और यहाँ भी नहीं आया एक। तो एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, तो दोनों में से कोई सी नहीं है। ठीक है, अब आती है बात 10वें नंबर पर। तो अब यहाँ जो बात करेंगे वो वास्तविक संख्या की बात करेंगे। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसमें परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही संख्याएं हों, वो क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। जैसे हम लिख सकते हैं -3/2, माइनस प्लस का भी लगा सकते हैं 1/2। ठीक है, √3, 2√3, ये सभी क्या हैं, संख्या है। ठीक है, अब बात आती है एक और है कि 22/7 परिमेय होती है अपरिमेय, तो ये परिमेय संख्या होती है। ठीक, अब चलते हैं अपने और मैटर पर कि वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1 में और क्या क्या चीज़ें। तो देखिए, इसके बाद आता है टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसमें 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। r का मान जो होगा वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर मान लीजिए 2 अपने पास संख्या हैं a और b हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड तो हमें क्या करना है, a में b का भाग लगाना है। किसका, a में b का भाग। तो हम भाग लगाते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि जिसमें भाग लगाते हैं वो भाज्य, जिसका भाग लगाते हैं वो भाजक, और भाग लगाने पर जो आता है वो भागफल, और घटाने पर जो बचता है वो शेषफल। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो अपन को इसमें a बराबर bq प्लस r ये जो दे रखा है, इसको यहाँ डिनोट करते हैं, यानी कि जिसमें भाग लगा रहे हैं वो a है, जिसका भाग लगा रहे हैं वो b है, और भागफल q है और शेषफल r है। तो r के लिए इसने कंडीशन दे रखी है कि जो r होगा, जो ऐसे लिख लेते हैं 0 r, तो r का जो मान होगा वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो इसका काम हमें HCF निकालने के लिए करते हैं यहाँ पर। ठीक है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला होगा 2 संख्याओं का गुणनफल होगा ले से गुणा में से के। 2 संख्याएं हैं अपने पास a और b हैं, तो a और b का जो गुणनफल होगा वो होगा LCM गुणा HCF के बराबर। ठीक है, अगला है परिमेय संख्या, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ अभी। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p और q सहभाज्य संख्याएं या पूर्णांक कह सकते हो। ठीक है, अब आता है परिमेय का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे होगा, तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक शांत होती है और एक अशांत होती है। अब शांत की बात करें तो शांत तो वो है कि जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। अशांत वो है जिसमें 2 तरीके से भाग जाता है और उनको 2 नामों से बोला जाता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ठीक है,
तो अशांत आवर्ती में होता है कि जैसे कि कोई नंबर है, किसी में नंबर में भाग दिया और वो बार बार नंबर आता जाए, तो आवर्ती का मतलब हुआ वो। ठीक है। अशांत अनावर्ती, जैसे कोई भी नंबर है अपने पास, वो हर बार नया नंबर आए, भाग दे रहे हैं, हर बार नया नंबर आए, जैसे मैंने इसको लिखा। ठीक है। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं, भाग देने पर बार बार नया नंबर आता है, तो वो होती हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है। अब बात आती है कि शांत संख्या परी में होती है या अपरी में। तो शांत संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग चला गया वो परी में संख्या होती है। अशांत आवर्ती ये भी परी में संख्या होती है, जबकि ये संख्या अपरी में संख्या होती है। ठीक है। तो ये जो बता रहा है यहाँ पर भी वही बात बोल रहा है कि शांत दशमलव प्रसार अगर किसी भी संख्या का होगा तो उसका जो हर होगा उसका गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का होगा। दूसरी बात, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। जो अशांत आवर्ती अभी मैंने बताया था कि अशांत आवर्ती कैसी होती है, परिमेय संख्या, तो यही बात कर रहा है ये। ठीक है, मैंने यही लिखा है यहाँ पर। तो आगे देखते हैं। आगे है चैप्टर नंबर 2 के बहुपद। तो बहुपद की घात कितनी होती है कि बहुपद में x की अधिकतम या उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है। रेखिक बहुपद कौन सा होता है, जब x की उच्चतम घात 1 हो, रेखिक बहुपद होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा x + 3, ठीक है, या फिर 2x + 5। तो यहाँ देखा जाए तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1। तो इस तरीके के बहुपद को क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। द्विघात बहुपद जिसकी उच्चतम घात 2 हो, जिसकी उच्चतम घात 2 हो। ठीक है। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए मैं लिखा x² + 2x + 5, तो यहाँ पर उच्चतम घात कितनी है, 2 है। त्रिघात बहुपद x की उच्चतम घात 3 हो, जैसे मैं लिखा यहाँ पर 3x की पावर 3 + 6x² + 2x + 9, तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 3, तो ये हुआ त्रिघात बहुपद। अब बात आती है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। अगला पॉइंट है द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। तो किस तरीके से होता है शून्यकों और गुणांकों में संबंध, तो शून्यकों का योगफल होता है α + β बराबर -b/a बराबर माइनस। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या चीज़ है, α + β, इनका शून्यक निकाला आपने। ठीक है, वो अल्फा और बीटा नाम दे दिया उनको। बाकी ये क्या है, -b/a, तो ये है b होता है x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। तो यही मैंने हिंदी में लिखा है, -x के गुणांक बटे x² के गुणांक। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल होता है α × β बराबर c/a, यानी कि c अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है। अगला बिंदु है यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। तो ये होता है एक फॉर्मूला के x² - α + बीटा x + α बीटा। अगर आपको अल्फा + बीटा का मान पता है, यानी कि शून्यकों का योग पता है और शून्यकों का गुणनफल पता है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, द्विघात बहुपद निकाल सकते हो। अगला पॉइंट है विभाजन एल्गोरिथम। तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा था यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = bq + r, तो सेम ऐसा ही ये विभाजन एल्गोरिथम है। यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ है, px भाज्य है, जैसे यहाँ पर बताया था कि भाज्य क्या है, a है, तो यहाँ अब ये चेंज हो जाएगा, इसको px कहेंगे, इसको gx कहेंगे, इसको qx कहेंगे, इसको rx कहेंगे। ठीक है, तो px भाज्य हो गया, gx भाजक हो गया, qx भागफल और rx शेषफल। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी यही दे रखा है, px बराबर gx गुणा qx + rx। ठीक है, तो इसको अगर हिंदी में लिखना चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हो इसको इस तरीके से, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब चैप्टर 3
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें कौन कौन से होंगे, देखिए, वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। कहने का मतलब है जिसमें दो चर होंगे वो दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, ठीक है। और उनकी घातें कितनी होनी चाहिए, एक एक होनी चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करें, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर इन अनुपातों के मध्य में कुछ संबंध देखे जाएं तो किस तरीके से होते हैं। देखिए, अगर ये कंडीशन आती है कि इनके अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 इस तरीके से हो कि बराबर ही ना हो उनका मान, ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये कंडीशन अपने पास आ जाए तो उसमें रेखाएं कैसी होंगी, युग्म कैसे होंगे, हल कैसे होंगे। तो यहाँ होता है रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, युग्म संगत होंगे और हल अद्वितीय होंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ जाती है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो रेखाएं समांतर होंगी, युग्म असंगत होंगे, हल कोई हल नहीं होगा। अगर ये कंडीशन आती है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी कि तीनों बराबर होंगे, तो रेखाएं समपाती होंगी, युग्म संगत होंगे, हल अपरिमित रूप से अनेक होंगे, ठीक है, अनेक हल होंगे। कि अगर इन समीकरणों को हल करने की विधि के बारे में बात करें तो कितनी विधियां होती हैं, चार विधियां होती हैं। चार विधियां, पहली ग्राफ विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विलोपन विधि और चौथी वज्र गुणन विधि। इनके बारे में मैंने पूरी क्लास बना रखी है आपको, तो वहां जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से हल करते हैं, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 4 का देखते हैं, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या है, देखो, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जैसा कि प्रश्नावली 2 में बताया था, उसमें बराबर में 0 नहीं था, वो बहुपद हो गया, बराबर में 0 लग गया, समीकरण बन गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, हल करने की विधियां 3 प्रकार की बता रखी हैं यहाँ पर। गुणनखंड विधि, इसके टुकड़े करके, ठीक है, इनके टुकड़े करके कर सकते हैं, वो गुणनखंड विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र। तो श्रीधर आचार्य सूत्र होता है ये, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। और विविक्त कर, जो ये रूट में ये नंबर लिखा हुआ है ना, ये समीकरण लिखा हुआ है, वही क्या होता है, विविक्त कर। इसको d से व्यक्त करते हैं, बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है, ये होता है। अब देखते हैं मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। मूलों की प्रकृति किसके आधार पे पता लगता है, विविक्त कर से, d से। d क्या होता है, b² माइनस 4ac 4ac, ठीक है। अगर मान लीजिए b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जो भी दो मूल होंगे वो कैसे होंगे, भिन्न होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से कम आता है तो वास्तविक मूल नहीं होगा। तो वहाँ पर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, क्योंकि इसका मान किस में आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा, तो वहाँ पर वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होगा, समांतर श्रेणी लिखते हैं a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1d। मतलब पहला पद हो गया a1, ये वाला पद हो गया a2, ये वाला पद हो गया a3, ये वाला पद हो गया a4 और ये वाला पद कौन सा हो गया, nवा पद, यानी कि an, ठीक है। इस तरीके से आपके पास श्रेणी है। तो उसमें प्रथम पद हो गया a, d को कहते हैं सार्वंतर, और सार्वंतर कैसे निकालते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तीसरे पद में से दूसरा पद,
चौथे पद में से तीसरा, यानी कि अगले वाले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं तो हमें सारवंतर प्राप्त होता है। एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, जहाँ पर ए प्रथम पद, डी सारवंतर, एन पदों की संख्या। इसी तरीके से एन पदों का योग निकालते हैं तो एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, अगर आपको एनवा पद पता है तो आप ये लगा सकते हो, नहीं अब अगर नहीं पता तो आप इस फॉर्मूले का यूज करना। अगली बात है अंतिम से एनवा पद, अंतिम से मतलब लास्ट से अगर बात करें, अगर हम स्टार्टिंग से इधर से बात कर रहे हैं, जैसे श्रेणी अपनी A1 A2 A3 इस तरीके से है, इधर से चल रहे हैं तो ये प्रारंभ से हो गया। अगर हम इधर से बात करें AN, उल्टा बात करें इधर से, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा LN बराबर L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। L का मतलब है लास्ट वाला पद होगा वो इसके लिए प्रथम होगा। ठीक है, और N पदों की संख्या, D सारवंतर। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 7 आता है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें कौन कौन से होंगे? मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। भुज और कोटि, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, याद रखना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। दूरी सूत्र अगर दो बिंदु हैं P और Q, उनके बीच की दूरी अपन को निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे? PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे पर अंडर रूट लगा देंगे। दूसरी बात आती है अंत्य विभाजन सूत्र। अंत्य विभाजन सूत्र के लिए यूज करेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, अगर x का मान निकालना है तो। जैसे कैसे कि इसका उपयोग, मान लीजिए अपने पास दो इस तरीके से बिंदु है P और Q। P के निर्देशांक है x1 और y1, x2 और y2। ठीक, और इनके मध्य में कोई बिंदु R स्थित है जिसके क्या है x और y निर्देशांक है, और इस बिंदु ने इस रेखाखंड को दो भागों में बांट दिया, यानी कि m1 और m2। तो इस बिंदु R बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए इन फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे? ये तो बता ही दिया, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो इस तरीके से आप निकालोगे। अब आता है बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन में क्या होगा? सिंपल सी बात है, जो अंत्य विभाजन में प्लस प्लस लगा हुआ था तो यहाँ क्या कर देंगे? माइनस माइनस कर देंगे। तो यहाँ माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ गड़बड़ी हो गई थी, तो माइनस माइनस होगा। ठीक है, अंत्य विभाजन में प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होगा। मध्य बिंदु का अगर सूत्र देखें तो होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। मूल बिंदु 0 0 से दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला बिंदु आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर अपन को त्रिभुज दे रखा है और उसके निर्देशांक पता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेख का मतलब कि एक रेखा पर स्थित हो। जैसे मान लीजिए ये अपने पास रेखा है और तीनों बिंदु इस रेखा पर इस तरीके से स्थित है पी क्यू आर, तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं बन रहा, इसलिए उनका क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, त्रिकोणमिति का परिचय। तो यहाँ पर देखिए 8.1 में आपसे इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज दिया गया होगा और उसके आधार पे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने होंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें आधार होता है इस तरीके से, जो खड़ी हुई लाइन है वो लंब होती है और तिरछी जो लाइन होती है वो कर्ण होती है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी।
ठीक है। और ये जिस कोण पर झुकी हुई होती है ये लाइन वो थीटा कहलाती है। अब इस समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र कैसे निकालें, तो उसके लिए एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे, ये होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो आपको ये बता दिया एल लाल बटे कक्का कैसे करना है, इधर से चलोगे इधर की ओर। ठीक है, एल फर्स्ट वाला साइन, सेकंड वाला कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन का एल बटे के, कॉस का ए बटे के, टेन का एल बटे ए, कोट का उल्टा कर दो ए बटे एल, सेक थीटा के बटे ए, कोसेक थीटा के बटे एल। तो इस तरीके से। ठीक, आगे आती है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो मैंने इसके लिए वीडियो बना रखी है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। दो तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से याद करोगे। तो बस सिंपल मैं यहाँ बता रहा हूँ कि साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1 होता है। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। इसी तरीके से टेन 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1, 60 का मान √3 और 90 का मान थीटा। कॉट 0 का मान अनंत, ये अपरिभाषित, ये थीटा नहीं है, अपरिभाषित, अनंत भी कह सकते हो इसको, अपरिभाषित भी बोल सकते हो। तो ये अपरिभाषित। कोट 0 का मान अपरिभाषित, कोट 30 का मान √3, 45 का मान 1, 60 का मान 1/√3 और 90 का मान 0। इसी तरीके से सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, 45 का मान √2 और 60 का मान 2 और 90 का मान अपरिभाषित। कोसेक 0 का मान अपरिभाषित, कोसेक 30 का मान 2, 45 का मान √2, 60 का मान 2/√3 और 90 का मान 1। ठीक है, इसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक तो ये हो गया फॉर्मूला। दूसरा आता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा आता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है 8th चैप्टर में। ठीक है, इससे सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, आप बारी बारी से निकाल सकते हो। यहाँ साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा का, कोट थीटा होता है 1/टेन थीटा का, कॉस थीटा होता है 1/सेक का, सेक थीटा होता है 1/कॉस का, टेन थीटा होता है 1/कॉट का, कोसेक थीटा होता है 1/साइन का। यानी कि ये सभी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि ऐसे इस तरीके से साइन होता है कोसेक का, कोस होता है सेक का और टेन होता है कॉट का। तो ऐसे ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ से इनको तिरछा गुणा कर देता हूँ साइन थीटा और कोसेक थीटा, तो बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे इसको कर देता हूँ तो बराबर कहाँ गया, ये रहा। इसको कर देता हूँ ये आएगा, ऐसे इसको करता हूँ तो ये आएगा। ठीक है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर, यहाँ 1/कोट थीटा होता है। ठीक है, लेकिन दूसरा भी इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऐसे ही कोट थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब आते हैं कि पूरक कोण कौन से होंगे, तो पूरक कोण किस तरीके से निकालेंगे। पूरक कोण होते हैं साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा के बराबर, कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा के बराबर, टेन 90 माइनस थीटा होगा कोट थीटा के बराबर, कोट 90 माइनस थीटा होगा टेन थीटा के बराबर, सेक 90 माइनस थीटा होगा कोसेक थीटा के बराबर और कोसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये 8th चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे 8th चैप्टर तक। अभी और चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, चैप्टर 10 है व्रत और इसमें 2 प्रमेय हैं।
ये तो है 10.1 प्रमेय, ये है 10.2 प्रमेय। तो दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। एक वृत्त है और उस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई P और Q और त्रिज्या OA। क्या कह रहा है, वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होती है। तो यहाँ OA लंबित है PQ पर, मतलब इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। जहाँ पर 90 डिग्री है तो ये आपस में एक दूसरे क्या है, लंबित है। ठीक है। 10.2 है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होते हैं। कोई बिंदु P है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु है, और इससे अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती हैं तो उन दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है, ये वाली और ये वाली दोनों की लंबाइयाँ बराबर होंगी, PA बराबर PB। ठीक है, ये प्रमेय है, इनका यूज होगा, इन्हीं के आधार पे सभी सवाल करेंगे। देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले उपयोग में आएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त के दो त्रिज्याओं से जो खंड बनता है उसको त्रिज्य खंड कहते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड यानी कि ये छोटा वाला जो भाग है वो लघु त्रिज्य खंड होगा, और ये जो बड़ा वाला भाग है वो दीर्घ त्रिज्य खंड होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटे 360। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा πr² माइनस πr² थीटा बटे 360, यानी कि लघु का निकाल लिया तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु का घटा देते हैं तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाता है। इसी तरीके से वृत्तखंड होता है कि किसी जीवा के द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटना वृत्तखंड कहलाते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला छोटा भाग है तो ये लघु वृत्तखंड, और जो ये पूरा भाग है ये दीर्घ वृत्तखंड। जैसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला था ऐसे यहाँ पर देखते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr² माइनस πr² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, यानी कि लघु का पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दो तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ चाप की लंबाई होती है πr थीटा बटे 180। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 13 पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। घन कौन सा होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। भुजाओं की लंबाई a मान रखी है यहाँ पर। ठीक है, सभी क्या है, a लंबाई की है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a², आयतन होता है 1/3। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 6a², 4a² नहीं 6a²। आयतन होता है a³। ठीक है, इसी तरीके से घनाभ का देखते हैं। तो घनाभ ये है, ठीक है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। तो घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, और आयतन होता है LBH। ठीक है, तो इस तरीके से होंगे चैप्टर नंबर 13 में। तो अब देखते हैं और भी हैं इसमें। देखिए, अब आता है बेलन। किसका आता है, बेलन का। तो बेलन का होता है त्रिज्या हो गई R और ऊंचाई हो गई h। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस 2πr²। दोनों में से 2πr कॉमन ले लिया, 2πr तो बचा h और एक r इसके साथ में, h प्लस r। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आयतन होता है πr²h। इसी तरीके से शंकु का होता है, शंकु में देखो ये त्रिज्या हो गई, ये तिर्यक ऊंचाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। ठीक है,
और यहाँ पर जो इनके मध्य में कोण बन रहा है वो थीटा हो गया। तो इससे संबंधित देखते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तिर्यक ऊंचाई अगर निकालनी है एल तो बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। संपूर्ण शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर होता है। यदि शंकु का अर्ध शीर्ष कोण थीटा हो तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो ऊंचाई निकालेंगे आर कॉट थीटा। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे? आर कोसेक थीटा। ठीक है, इसलिए इस थीटा का उपयोग बताया था। आगे देखते हैं गोला। गोला कैसे होगा कि एक वृत्त के जैसा होता है, जैसे गेंद होता है तो गेंद जैसा होता है, तो उसकी त्रिज्या आर है, तो उसके लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अर्धगोला हो तो अर्धगोले के लिए भी क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, इसमें 2 का लगा देंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो आधा ही तो होता है, गोले का आधा भाग कर दिया तो उसका आधा, यहाँ पर जो फॉर्मूले वो होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है गोलीय कोष, यानी कि खोखला गोला। खोखला गोला है इस तरीके से, जिसमें आंतरिक भाग की त्रिज्या है आर और बाह्य भाग की त्रिज्या है कैपिटल आर। तो बाह्य गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, अंत्य गोले की त्रिज्या आर। तो उसके लिए गोलीय कोष का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। गोलीय कोष की मोटाई होती है आर माइनस आर, यानी कि ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसकी मोटाई अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे। शंकु का छिन्नक, तो शंकु का छिन्नक होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसका होता है वो होता है पाई R1 प्लस R2 कोष्टक बंद गुणा L। ठीक है, अब ये R1 और R2 कैसे होता है? जैसे ये इस तरीके से गिलास होता है ना आपका, उस तरीके से छिन्नक होता है शंकु का। तो छोटी भुजा को मैं R2 मान रहा हूँ, छोटी त्रिज्या को, और बड़ी त्रिज्या को R1। तिर्यक ऊंचाई L हो गई और ऊंचाई H हो गई। ठीक है, उसके लिए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R1 प्लस R2 गुणा L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। आयतन होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 गुणा H। ठीक है, याद रखना ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत शानदार होने वाले हैं। इनमें से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। L स्क्वायर बराबर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। तो इसके लिए देखिए माध्य निकालने के लिए 3 विधियों का उपयोग किया गया है यहाँ पर। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला वो होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। कल्पित विधि का निकालते हैं तो A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा F, और जो D होगा वो होगा X माइनस A, और A है वो कल्पित माध्य है। ठीक है, पग विचलन विधि तो इसमें होगा A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुणा H। तो UI क्या है? X माइनस A बटे H। कहने का मतलब D में अगर H का भाग लगा देंगे तो U प्राप्त होगा, और H क्या है? वर्ग अंतराल है। ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि जैसे बहुलक वर्ग है 20 से 30, तो ये निम्न वाली सीमा ये इसका L होगा। H वर्ग अंतराल, दोनों के बीच में अंतराल कितना है वो उसका वर्ग अंतराल होगा। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ कैसे लेंगे? जो
सबसे अधिक बारंबारता होगी वो तो F1 होगी, और उससे पहले वाली बारंबारता होगी वो F0, और जो बाद में होगी वो F2 होगी। इस तरीके से, ठीक है। माध्यक, माध्यक क्या होगा, दो प्रकार से होंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, अगर अवर्गीकृत है तो उनके लिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा, इस तरीके से आपको संख्याएं दी गई हैं 2, 3, 5, 7, 2, 9, 11, तो ये इस तरीके से जो नंबर दे रखे हैं वो अवर्गीकृत है। इस तरीके से नहीं है कि 2, 5, 5, 8, इस तरीके से नहीं है, ये वर्गीकृत हो गए, ये अवर्गीकृत हो गए। तो इनके लिए कैसे करेंगे, देखिए, यदि n विषम हो, यानी वो संख्या कितनी हो, विषम हो, तो माध्यक होगा n+1/2 वा पद, ठीक है, वो वाला पद होगा उसका माध्यक। यदि n सम हो, यदि वो संख्याएं सम हो, तो माध्यक होगा, अब आती है बात वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालेंगे, माध्यक बराबर l+n/2 - CF/f गुणा h। l क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, n है प्रक्षणों की संख्या, CF है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, f है माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। अगला टॉपिक होता है माध्य, बहुलक और माध्यक में संबंध क्या है, तो संबंध है 3 माध्यक बराबर बहुलक +2 माध्य। ये याद रखना, एक नंबर का आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डायरेक्ट भी आपको क्वेश्चन दे सकता है इससे रिलेटेड, कि आपको माध्यक दे रखा, बहुलक दे रखा है तो माध्य निकालो, या माध्यक माध्य दे रखा है तो बहुलक निकालो, तो आप निकाल सकते हो। अब देखते हैं लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या है, प्रायिकता जब किसी घटना के घटित होने की संभावना संख्यात्मक रूप में व्यक्त की जाती है तो उसे प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। जब किसी घटना को घटित होने की संभावना को संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे प्रायिकता कहते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। किसी घटना ई के होने की प्रायिकता बराबर PE होता है, किसी घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता PE पर बार होता है। अगर इसको दोनों को साथ में लिखते हैं तो होता है कि ये घटना हुई है प्लस एक घटना नहीं हुई है, दोनों कितने के बराबर होती है, 1 के। जो PE होता है वो 0 से बड़ा या वो 0 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा और 1 के बराबर भी हो सकता है। जो भी प्रायिकता होगी वो 0 और 1 के बीच में ही होगी, कभी भी इससे बड़ी नहीं जाएगी, कभी भी इससे माइनस में नहीं जाएगी। प्रायिकता हमेशा प्लस में होती है, लेकिन 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी, दोनों के मध्य, ठीक है। ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं, एक पासे पर अंकित अंक 6 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक सिक्के के पहलू कितने होते हैं, 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, चित और पट, ठीक है। तो ये थे आपके 1 से 15 तक चैप्टरों के फॉर्मूले। सभी फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, आप ध्यान से इनको पढ़ लेना, ठीक है, याद करके जाना, क्योंकि पता नहीं कि आपसे कब वो फॉर्मूला ही पूछ ले, और आपको हर सवाल में जहाँ पर फॉर्मूले का यूज होगा वहाँ फॉर्मूले का यूज करना है, तभी आपका बहुत अच्छे से नंबर आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आपसे बहुत बहुत निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें, और वीडियो को लाइक भी कर दो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के पास, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।